जय हिंद दोस्तों, आदर्श विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले ही क्लास में संविधान निर्माण के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली, कितना समय लगा, कितना खर्च आया, अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि 32 क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि किस तरीके से रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहा और आपका जो प्यार मिल रहा है चैनल को वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। उसको मोटिवेट होते हुए, उसको देखते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये जान लें कि संविधान का एक अभिन्न अंग होते हुए भी इसको संविधान का पार्ट नहीं माना गया। ठीक है, कई वर्षों तक इसको महत्व तो नहीं दिया गया, लेकिन केशवानंद भारती का जब मुकदमा आया तो उसके बाद से उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को महत्व दिया जाना शुरू कर दिया गया और कहा गया कि संसद इसकी प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकती है। तो आइए विस्तार से इस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। चलिए फिर ध्यान से देखिएगा। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया गया। जब इसको प्रस्तुत किया गया तो इसमें वो सारी तमाम बातें रखी गई थी जिसके ऊपर हमारा संविधान का निर्माण करना था। एक तरीके से जैसे घर बनाने से पहले हम घर का नक्शा तैयार कर लेते हैं, उसी तरीके से संविधान बनाने से पहले ही एक प्रारूप मतलब एक प्रस्तावना तैयार की गई, उद्देशिका तैयार की गई कि हमें किन किन विषयों के ऊपर संविधान सभा में चर्चा करनी है। तो उसी को कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, संविधान सभा में इसको प्रस्तुत करा और इसको प्रस्तुत करने के बाद इसमें कई सारी बातें कही गई। जो हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो बेसिकली 4 बातों पर आधारित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। ये 5 बात उद्देशिका में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, हमारा जो संविधान है वो हम लोगों से शुरू होता है, यानी कि संविधान के जो मुख्य स्रोत है वो हम लोग हैं। दूसरी बात, भारत को एक संप्रभु संपन्न यानी कि अपने आप में ही इतना शक्तिशाली बनाने की कोशिश की जा रही थी जिससे कि बाहरी हमारे देश के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण ना जमा सके। लगभग 180 से 200 वर्षों के आसपास ब्रिटिश शासन का हमारे देश में शासन रहा। अब इतने दिन तक वो शासन कर चुके थे, लेकिन अब हमें अपना संविधान बनाना था। तो हमें ऐसा संविधान बनाने की जरूरत थी जिससे कि अब दोबारा से हम किसी के गुलाम ना हो, किसी के अधीन ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संप्रभुत्व संपन्न शब्द का यूज किया गया। समाजवादी शब्द की अगर बात की जाए तो हमारा जो समाज है, देखिए 2 तरीके की व्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसे देशों में चलती है जहां पर देखने को मिलता है कि सभी जितने भी पूंजीपति होते हैं वो पूंजीपति इस तरीके से होते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जबकि समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें ज्यादातर जो शासन होता है वो जनता के हाथों में होता है। ठीक है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आपने देखा कि जो सरकार होती है वो जनता के इशारों पर काम करती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर गरीब जनता होती है और गरीब जनता को लाभ पहुंचाने का काम सरकार का सबसे प्रमुख काम होता है। यानी कि सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें नीतियों का निर्माण किया जाता है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आप केवल ऐसे पूंजीवादी की ही आशा करते हैं जो कि पैसे वाले हैं और पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा कमाने की फिराक में रहते हैं। जबकि समाजवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें कई चीजों पर नियंत्रण होता है सरकार का, और सरकार क्या करती है, सभी चीजों से टैक्स वसूल करके गरीबों के हित के कार्य भी करती है। अच्छा, पंथ निरपेक्ष शब्द, देखिए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द, ये 2 शब्द ऐसे शब्द है जो कि 42वें संशोधन 1976 के बाद जोड़े गए। इसमें
अदरवाइज जो शुरुआती समय में जो 13 दिसंबर 1946 को इसको लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, उसमें ये दो शब्द नहीं थे, ये बाद में चल करके इसमें जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष बोले तो धर्म निरपेक्ष, यानी कि भारत जो देश है उसका अपना एक कोई भी अपना धर्म नहीं है। भारत में लगभग 82% से ज्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत हिंदू राष्ट्र ना होते हुए भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारत में सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी जाती है। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य इस कदर भी है, आप जानते होंगे कि जब भी चुनाव होता है तो सबको एक भरपूर अधिकार, एक समान न्याय, एक समान मत देने का अधिकार, एक समान स्वतंत्रता, सभी एक समान दी जाती है। और गणराज्य की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आप जानते ही हैं कि भारत में जो पहले वंशीय परंपरा चली आ रही थी उसको इसके तहत खत्म कर दिया गया, और जो राष्ट्रपति, जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो ऊंचे पद होते हैं, तो इन दोनों पदों की अगर बात की जाए तो जो योग्य होगा उसी को ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैतृक परंपरा के अनुसार बना दिया जाएगा। तो ये आई होप आप ये 5 बात समझ गए होंगे, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में ये बहुत ही महत्व रखता है। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की कुंजी कहते हैं। संविधान की कुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से संविधान का जो निर्माण था वो कार्य पूरा किया गया, और संविधान निर्माण का जो स्रोत माना गया वो भारत के लोगों को माना गया। भारत के लोगों को इसलिए माना गया क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो वहां की जनता के लिए ही बनाया जाता है, जिसके लिए उसको वहां का वो माना जाता है, मतलब भारत के लोगों को उसका स्रोत माना गया और उन्हीं के लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि केशवानंद भारती मुकदमे के बाद ही संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना को महत्व मिलना शुरू हुआ, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय कर दिया, उसने जब मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत उसने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मान लिया, और उसी के बाद क्या हुआ, संसद को ये शक्ति दी गई कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मुकदमे का जो अध्ययन हम आपके लिए अलग वीडियो बना देंगे, उसमें आप पूरे अच्छे तरीके से केशवानंद भारती मुकदमे को जान सकेंगे। ठीक है, तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा में हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये 3 महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि 42वें संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संशोधन एक बहुत बड़ा संशोधन था, आज तक का देखा जाए तो सबसे बड़ा संशोधन इसे ही माना जाता है, और ये 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में कराया गया था। लगभग 53 अनुच्छेदों में इसमें परिवर्तन किए गए थे, लगभग 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार हट गई तो काफी सारे अनुच्छेदों को दोबारा से सामान्य कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी उद्देश्य प्रस्तावना थी उसमें जो न्याय थी वो 3 प्रकार की न्याय थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। चलिए इसको समझ लीजिए। सामाजिक न्याय का अर्थ यहाँ पर यह था कि समाज में रहने वाले सभी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, सभी जाति वर्गों को एक समान न्याय देना, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करना सामाजिक न्याय था। आर्थिक न्याय के अंतर्गत ये कहा गया कि बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर प्रदान किए जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, उसको कहा गया आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ये कहा गया कि किसी को भी भेदभाव की नजर से ना देखा जाए और भारत के सभी नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया जाए कि वो राजनीति में हिस्सा ले सके, चुनाव लड़ सके, मतदान दे सके, किसी गतिविधि में भाग ले सके, संपूर्ण कार्य में उसको पूरा लीन होने का अधिकार दिया गया। अच्छा, स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की ऐसी स्वतंत्रता की बात की गई जो कि उद्देश्य प्रस्तावना में लिखा गया है, जो कि अनुच्छेद 19 आपको ये सारी बातों का जिक्र करता है। ठीक है, चलिए। समानता की अगर बात की जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई। प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, अपनी गरिमा, व्यक्ति के लिए एक समानता का भाव होता है जिसके अंतर्गत किसी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अवसर की समानता का मतलब है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक ब्राह्मण का लड़का है और एक शूद्र जाति का लड़का है तो उन दोनों में कंपैरिजन, जबकि दोनों के पास एक जैसी योग्यता है लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को नौकरी
दोनों में से ब्राह्मण को नौकरी मिल जाती है जबकि शूद्र को नहीं मिलती, तो ये भेदभाव है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो संविधान है विश्व का विशालतम संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भागों में बांटा गया है और भारत का संविधान लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान का जो प्रावधान लिया गया था वो कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान जो है कुछ समय में यानी कि अनावश्यक संशोधन ना किए जाए इसलिए कठोर है और आवश्यक संशोधन किए जा सके इसलिए ये लचीला भी है। तो कठोर और लचीला दोनों प्रकार से ही हमारा संविधान कार्य करता है। अच्छा, हाँ, एक बात और, हमारा जो संविधान है वो हमारे संविधान में कहीं पे भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया जाएगा। भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। आपका अनुच्छेद 1 भी यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत कई सारे राज्यों से मिलकर के एक संघ बनेगा जिसके ऊपर शासन किया जाएगा। अब अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा, मतलब जितने भी संविधान सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित थे उन सभी लोगों ने 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। इसके लिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये 3 शब्दों का यूज किया जाता है, जबकि इसका मतलब सिंपल होता है कि इसको हमने अपना लिया, मतलब मान लिया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके बाद एक और टॉपिक लाया जाएगा जिसके अंतर्गत बात की जाएगी कि बाहर के देशों से यानी कि विदेशों से क्या उधार लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, आप एक बार इसको तेज गति से चैनल को बढ़ाइए, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। कौन सा सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लग रहा है, तो एक बार कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।